कुछ स्टूडेंट्स को मैं ये करा चुका हूं तो उनका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको करना है। ये जो t cos थीटा होगा ये t cos थीटा mg के इक्वल होगा। टुवर्ड्स द सेंटर क्या एक्ट कर रहा है? t sin थीटा। सो दिस t sin थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं बार बार नहीं लिख रहा कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कल बहुत समझाया था बेसिक से चीजें, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि t cos theta will balance the weight and this t sin theta will provide centripetal force. डिवाइड कर दो 2 को 1 से, so t sin theta by t cos theta is mv square by r by m. तो ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो आपको ये मिल गया tan theta is v स्क्वायर बाय r। तो यहां से आप v निकाल सकते हैं। v स्क्वायर क्या आ जाएगा? rg tan थीटा। और आप चाहो तो यहां से v कैलकुलेट कर सकते हो, v इज रूट ओवर rg tan थीटा, ये v आ जाएगा। अब अगर वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी के बाद आप कुछ चीजें और कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी इज रूट ओवर rg tan थीटा। नेक्स्ट देखिए, अब अगर वो आपसे कहता है टेंशन कैलकुलेट कीजिए तो इक्वेशन नंबर, अच्छा इसमें स्मॉल आर देखो, स्मॉल आर हो सकता है कभी एल की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़े, तो स्मॉल आर और एल को कनेक्ट करने के लिए आप साइन थीटा यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर बाय एल हो जाएगा। आर कितना आ जाएगा? एल साइन थीटा। तो यहाँ जो r है that r is L sin theta, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की टर्म्स में। टेंशन के लिए स्क्वायर और ऐड कर दो 1 और 2 को, स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2, 1 और 2 को स्क्वायर कर ऐड कर दीजिए। सो दिस इज t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, mg का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर आप यहां से कॉमन ले लीजिए, इट्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो आप t स्क्वायर कॉमन, sin square theta plus cos square theta would be 1, so your t square is mg square plus mv square by r का होल स्क्वायर। तो यहां से आप टेंशन ले सकते हैं, इट्स रूट ओवर mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। तो ये आप यहां से ऐसे टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज कोनिकल पेंडुलम और मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। मुझे डाउट्स बताइए। कई स्टूडेंट्स को मैं ये करा चुका था, नासिर ये कल कर चुका था, जहरा का भी हो गया था कल। हाँ हो तो सकता है अगर थीटा गिवन हो। मैं इसे किसी ऐसी फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा हूं जहां आपको थीटा की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं जैसे आज वो किसी और की थी, किसी और बैच की। आपको थीटा नहीं पता यार, टेंशन के लिए ना मैं चाह रहा हूं टेंशन थीटा की टर्म्स में ना आए। थीटा अगर नहीं पता, अरे मोटा कल तो डिस्कस किया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई प्रोवाइड नहीं करता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रेम के नॉन इनर्शियल होने की वजह से आती है, इसीलिए तो सूडो है।
सेंट्रीफ्यूगल कोई प्रोवाइड नहीं करता, कोई एजेंसी नहीं है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रेम के नॉन इनर्शियल होने की वजह से आती है, फ्रेम के रोटेट करने की वजह से। सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम टेंशन का कॉन्सेप्ट है, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करिए। A small block is connected to one end of two identical massless strings of length 16 2/3 centimeter each, with their other ends fixed to a vertical rod. If ratio of tension is 4:1, then calculate angular velocity of block. चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, तो ये आप एक ब्लॉक समझिए, ये एक ब्लॉक दिया है आपको, मास ऑफ द ब्लॉक इज एन, इसे आपने दो स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, एक स्ट्रिंग यहां से आ रही है और एक स्ट्रिंग ये आ रही है, दोनों स्ट्रिंग से साइमल्टेनियसली कनेक्टेड। ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है और ये ब्लॉक ना ऐसे करके घूम रहा है, इस रॉड के अबाउट ऐसे करके ब्लॉक घूम रहा है। आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ आपको दी हुई है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ है 16 2/3। आपको एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में सिखाया था, काफी कुछ वैसी चीजें यूज होंगी, करिए ट्राई कीजिए। देखो जब सिस्टम आइडेंटिकल है ना, तो ये 60 तो ये भी गया 60।
करिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताइए। ये जो कल मैंने आपको मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल कराया था, उसी से रिलेटेड है। कुछ लोगों को कल कराया था, कुछ लोगों को अभी कराया। स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, ख्याल रखिएगा। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये गिवन है, ये दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है। सर्कल का रेडियस ये होगा, अभी बताया था हॉरिजॉन्टल सर्कल में रेडियस कैसे निकालते हैं लेंथ की वजह से। अरे ट्राई कीजिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल में और इस न्यूमेरिकल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। √10g/L गिवन है, समझ L दिया हुआ है ना। जी को 10 ले लो, एग्जैक्ट आंसर बताओ मुझे। असल में ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं। अमरीश, दीपांशी, दमन, सलील, √2 एंगुलर वेलोसिटी वरुण रेडियन पर सेकंड में होगी ना। नहीं, गलत है। √2 कह रहे हो ना तुम, √2 गलत। नहीं, एक तो मीटर पर सेकंड कैसे आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियन पर सेकंड होगा। 1 मिनट और है, ट्राई करो। नहीं, √20 भी नहीं है। चलो भाई साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए सुनिए, क्या बताया था, मेथड तो सेम है ना, बहुत ज्यादा। शमीम 14, हाँ शमीम का सही आ रहा है, यस एग्जैक्टली, शमीम का सही है, 14 रेडियन पर सेकंड। यस, 14 रेडियन पर सेकंड, ये एग्जैक्ट। तो देखो यहाँ हो गया क्या, ये जो मास है, अच्छा आरिशा तुम्हारा भी 14 है। ये मास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस मास पर देखो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है। इस मास पर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक तो टेंशन एक्ट कर रही है सीधे सीधे,
एक टेंशन ये एक्ट कर रही है T, इसे T1 कह दो, एक टेंशन यहाँ एक्ट कर रही है दैट इज T2, दो टेंशन एक्ट कर रही है। ये 60, तो अगर मैं वर्टिकल के साथ एंगल लूं तो ये भी 60, टेंशन के कंपोनेंट्स ले लो T1 cos 60 और यहाँ टेंशन का कंपोनेंट जाएगा T1 sin 60। इसी तरह से ये T2, T2 cos 60 T2 sin 60। तो यहां देखिए जितनी टुवर्ड्स द सेंटर क्या क्या एक्ट कर रहा है, T1 sin 60 एक्ट कर रहा है और T2 sin 60 एक्ट कर रहा है। तो T1 sin 60 and T2 sin 60 will provide centripetal force। तो आप लिख सकते हो T1 sin 60 plus T2 sin 60 is m omega square r। R कैलकुलेट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था, R हो जाएगा L sin थीटा, तो R L sin 60 आ जाएगा, R की जगह रख दो। So we'll have 10 sin 60 T2 sin 60 m omega square L sin 60। देखो सेंटीमीटर फोर्स हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो न्यूमेरिकल दिया था उसमें सिर्फ एक फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, यहाँ दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करेगी। तो sin 60 sin 60 sin 60 कैंसिल हो गया, so you have T1 plus T2 is m omega square L। That's first equation। इतना लिखिए। देखते हैं, समय चेक करो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। इसके बाद देखो y एक्सिस के लॉन्ग T21 cos 60 T2 cos 60 और ब्लॉक का कुछ वेट होगा mg जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ब्लॉक का कुछ वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा विच इज m। तो यहां आप लिख सकते हो T1 cos 60 mg प्लस T2 cos 60 को बैलेंस कर जाएगा, mg प्लस T2 cos 60। तो यहां से आप इसे लेफ्ट में ले आओ, T1 cos 60 माइनस T2 cos 60 T2 cos 60 is equal to mg। T1 आप कॉमन ले लीजिए, cos 60 को हाफ लिख दीजिए, T2 cos 60 हाफ आ जाएगा विच इज तो ये T1 माइनस T2 आ गया, इट्स 2mg। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए 1 और 2 को। जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट T1 प्लस T2 is m omega square। T1 minus T2 is 2mg। m से m कैंसिल हो गया। रेशियोज अब आपको देखो क्या चाहिए, ओमेगा कैलकुलेट करना है। हाँ, T1 by T2 4:1 दिया ना क्वेश्चन में, T1 by T2 is 4:1। तो यहां से T1 को लिख देंगे 4T2, so it's 4T2 plus T2 by 4T2 minus T2
is omega square L by 2g. क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, बस ये याद रखना वैल्यू लेंथ कितनी थी, लेंथ है 50/3। इसे रब कर रहा हूं मैं पूरा। सो ये 5t2 by 3t2 is omega square L divided by 2g। ये कैंसिल हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर आ गया 5/3 into 2g divided by L। वैल्यू रख दीजिए। सो दिस इज 5/3 into 2 into 10 by L। L है 50/3, 50/3 सेंटीमीटर्स है into 10 raised to the power -2। 3 से 3 गया, 5 से ये 10 गया। सो ओमेगा स्क्वायर आ गया 20/10 raised to the power -1। ओमेगा स्क्वायर आ गया 200। ओमेगा आ गया √20, 200 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो 200 रेडियन पर सेकेंड है कितना आएगा? 1525 होता है, 1496 होता है, तो 14 के आसपास कुछ आ जाएगा। जैसे अगर मैं 9.8 ले लेता तो एग्जैक्टली 14 आ जाता। अरे समझ साहब कहाँ सेम था? आंसर तो गलत आ रहा था ना, मुझे स्टेप्स तो नहीं देखे थे मैंने, तुम्हारे स्टेप सही रहे होंगे। तुम 20 लिखा है। हाँ एक्सप्रेशन तो सही था, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शंस थे। ठीक था, तुम्हारा एक्सप्रेशन सही था, लेकिन थोड़ा सा जरा अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पर भी ध्यान दो। वहां 220 सब होगा। भाई यहाँ तक बताओ, डाउट्स बताओ मुझे, किस किस को रिपीट कराना है। सलील हुआ ये? आरिशा, जरा, शमीम का तो आ गया था। सलील बतूल हुआ? नासिर, दीपांशी, आरिशा, दमन, दमन कनेक्ट किया। चलो जी, इसे रब करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कल मैंने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोगों को बता दिया था। एक न्यूमेरिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर भी देखते। वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कल करा दिया था मैंने आप लोगों को, बट देखिए एक न्यूमेरिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिखाया था कल कि दो फोर्सेस एक्ट करती नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थ्योरी में आपको कल करा चुका हूं। A block of mass m is kept on a rough horizontal turntable at a distance r from center of table. Coefficient of friction is mu,
Now turntable starts rotating with angular acceleration alpha ये पार्ट में कैलकुलेट करना है. फाइंड टाइम after which slipping occurs between block and table. Find angle made by friction force with velocity at point of slipping. चलिए भाई सॉल्व करो. भाई इसमें हिंट है जो मैंने आपको फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर मोशन पर न्यूमेरिकल कराया था वो एज अ हिंट काम आएगा. जल्दी से कर डालो फिर आगे बढ़ते. एक रफ स्केच में ड्रॉ कर देता हूं अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आके दे रहा है कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. एक टेबल है, सेंटर ऑफ द टेबल, यहां आपने एक ब्लॉक रख दिया, सेंटर ऑफ द टेबल से ब्लॉक का रेडियस आ रहा है. टेबल रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मींस टेबल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाए. एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती चली जाएगी. ये फ्रिक्शनल फोर्स है. तो बढ़ते बढ़ते हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन को एक्सीड कर दे. अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन को एक्सीड कर गई तो ये ब्लॉक बाहर जाना शुरू कर देगा. आपको कैलकुलेट करना है ब्लॉक बाहर कब जाएगा. ख्याल रखना यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यूज होगा, रेडियल भी. करो करो ट्राई करो सर. हिंट देखो वरुण, एक तो मैंने ऊपर लिखी हुई है, दूसरी हिंट ये एक फोर्स मैंने दिखा दी. एक फोर्स आपको और ढूंढनी है टेंजेंशियल, नेट फोर्स देखनी है. फिर वजाहत का कुछ आंसर आया है, वजाहत का आंसर आया है रूट ओवर म्यू जी. नहीं यार वजाहत कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे. ये तो सिर्फ मैंने सेंट्रीफ्यूगल ड्रॉ करी है, अभी तो टेंजेंशियल फोर्स भी लो, नेट फोर्स लो,
तलहा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय अल्फा। हाँ तला तुम्हारा सही है, बस वो जो अल्फा स्क्वायर लिखा है उसको देख लो, शायद कुछ और होगा। डिनोमिनेटर में जो अल्फा स्क्वायर है तला, वो कुछ और होगा, तो एक बार देख लो। काफी सही है तुम्हारा। हिंट ये है कि टेंजेंशियल निकालो, सेंट्रीपिटल निकालो, नेट एक्सेलरेशन निकालो, नेट फोर्स निकालो, देखो फ्रिक्शन से कैसे बैलेंस्ड होगा, क्या होगा। सलील शमीम कैलकुलेट करो। जितिन तुम्हारा कुछ मिस नहीं हुआ है, जस्ट एक न्यूमेरिकल मिस हुआ है। कल जहां मैंने छोड़ा था ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बस उसी के आगे स्टार्ट किया। रमन मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, चलो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। टेंजेंशियल यार असल में मैं सॉल्व कर दूंगा ना, फिर कोई फायदा नहीं होगा, तो बिगड़ गया। इस तरह का मैं दूसरा न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लो, स्टेप 2 वेलोसिटी लो टी टाइम के बाद, स्टेप 3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लो, स्टेप 4 टोटल एक्सेलरेशन लो विच इज सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल, सिखाया था कैसे लेते हैं। स्टेप 5 टोटल फोर्स लो, जो मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन होगा। करो करो आगे वर्कआउट करो। सिर्फ अब तक तला का एक आंसर सही आया, रजा ट्राई तो करो। साना जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया, आपको कुछ मिस नहीं हुआ, जस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने। भाई अब मैं मान रहा हूँ किसी से नहीं हो रहा, चलो जी सॉल्व करते हैं। देखो नहीं अमरीश, तो देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। नहीं अब्बास बहुत हो गया, देखो 5 मिनट हो गए इस न्यूमेरिकल को, अब नहीं दे सकते ज्यादा टाइम इस पर। एक सेंट्रीफ्यूगल नहीं शमीम अफान, तुम्हारा भी गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ है कहीं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होगी, एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगी, और इन दोनों का सम होगा, एक नेट फोर्स काम करेगी। हाँ अफान अब सही है, एक नेट फोर्स काम करेगी। अब तुम्हारा काम कुछ इतना है कि तुम किसी तरह से इस नेट फोर्स को कैलकुलेट कर लो। ये जो नेट फोर्स है ना, ये नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो, क्योंकि फ्रिक्शन नेट फोर्स के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन नेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ये जो नेट फोर्स है, ये एटलीस्ट फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स फ्रिक्शन की इक्वल होगी, एक्सीड कर जाएगी, तभी तो स्लिप करना शुरू करेगा। जब तक फ्रिक्शन ज्यादा है ये स्लिप नहीं करेगा।
नेट फोर्स कैसे निकाला जा सकता है? नेट फोर्स इज मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इज फ्रिक्शन। नेट एक्सेलरेशन कैसे आता है? सर्कुलर मोशन में सिखाया था, नेट एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू एम जी। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया, किसी तरह से आप सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल निकाल दो। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिखाया था सर्कुलर मोशन में अल्फा इंटू आर होता है। टेंजेंशियल आ गया तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, v को लिखते हैं u प्लस ए टी, और यहाँ टेंजेंशियल आएगा ना, वेलोसिटी चेंज कर रही है टाइम के साथ, जैसे जैसे ये एक्सेलरेट होगा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी इस एक्सेलरेशन पर, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस अल्फा आर इंटू टी। दोबारा देख लो, जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देखते हैं बस, ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी डिपेंड करती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर, सो इट्स अल्फा आर इंटू टी। v अगर आ गया तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, विच इज v स्क्वायर बाय r। दिस इज अल्फा आर टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो आप यहां लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहां से आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। भाई यहां तक बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? नासिर, शमीम, रुखसाना, जहरा, दीपांशी, रजा, क्लियर है यहां तक सबका? भाई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये प्रॉब्लम रही ना आगे तो परेशान करेगी। अब जब ये इतना क्लियर हो गया ना यार, तो देखो यार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां से कैलकुलेट किया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा, मास से मास कैंसिल हो गया, सारी वैल्यूज उठा कर रख दो। सेंट्रीपिटल की वैल्यू रख दो, सेंट्रीपिटल इज अल्फा आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टेंजेंशियल की वैल्यू रख दो अल्फा आर का होल स्क्वायर, म्यू इंटू जी। टाइम कैलकुलेट करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो देखो ये क्या बचेगा, अल्फा टू द पावर 4 आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। So alpha to the power 4 r square t to the power 4 is mu square m square g square minus alpha square r square. So t to the power 4 हो गया, it's mu square m square g square minus alpha square r square by alpha to the power 4 r square. t की वैल्यू है इट्स म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 आर स्क्वायर टू द पावर 1। ये टाइम का एक्सप्रेशन।
अच्छा m कैंसिल हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई m नहीं है। अब बताइए मुझे क्या डाउट है इसमें। m कैंसिल हो गया था ना, ये m इस m को कैंसिल कर रहा था, यहाँ भी m था यहाँ भी m था फ्रिक्शन। अब बात चेक कर लो, तुम्हारा तो गलत आ रहा था ना। हाँ सही था, बास का सही आ रहा था, सही था। म्यू जी बाय ए स्क्वायर आर, यहाँ एक होल स्क्वायर और होगा ना बस, तुम्हारे में एक होल स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर और होगा। इसका भी ख्याल रखिएगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रहा है तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। अमरीश अब क्लियर है? डाउट किसी का कुछ इसमें? इसका बहुत ख्याल रखना, नॉन यूनिफॉर्म का बहुत ख्याल रखना, नॉन यूनिफॉर्म में गड़बड़ होती है। तो देखो यहाँ लॉजिक में डिफरेंस क्या आता है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस करती है। लेकिन जब आप लेते हो ना नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ आपको टेंजेंशियल फोर्स भी लेनी है। तो लॉजिक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म में सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन को बैलेंस करती है, नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीफ्यूगल प्लस टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस करती है। ये कहीं लिख लो ताकि जब तुम न्यूमेरिकल्स करो ना, ये तुम्हारे दिमाग में रहे हमेशा कि जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म आया तो ये चेंजेस हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूं जो इसमें आपने सीखा है, फिर से नॉन यूनिफॉर्म का एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं, जो सीखा है इसमें से अप्लाई करने की कोशिश करना, बिल्कुल इसी ऑर्डर में चीजें हो। नासिर कोई डाउट है इसमें? दीपांशी? In uniform circular motion, centrifugal force balance friction in uniform circular motion. But in non-uniform circular motion, centrifugal force and tangential force balance friction. Net force friction को balance करें। अब उसमें सेकंड पार्ट में एंगल निकालना है, जो कर लोगे, नेट फोर्स आ गई तो आप एंगल निकाल लेंगे, एंगल में आपके लिए इशू नहीं आएगा। सो अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आ रहा हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ज्यादातर लोगों से नहीं हो पाया था। एक और देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखो, a coin is pushed down tangentially from angular position theta
on a cylindrical surface. With velocity v. If coefficient of friction is mu, find tangential acceleration. चलिए शुरू करिए। देखो इस न्यूमेरिकल में ना आपको ढूंढना होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स देगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स देगी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की फोर्स डिसाइड करना बड़ा आसान होता है। टेंजेंशियल लिख दिया मतलब डायरेक्शन भी पता है। अफान आप किस बैच में हैं? मोहम्मद अफान आप किस बैच में हैं? अच्छा आप अफान हो। अब इस अफान सुनेगा अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ तो। मैं तो सोच रहा था शायद 12th वाला एक बच्चा अफान है। करो जल्दी से, 2 मिनट है अफान, 2 मिनट में करो। मैं तो इसलिए ख्याल लग रहा था, मुझे लग रहा था शायद ही कोई और अफान है। 2 मिनट में होना चाहिए। देखो 55 54 पे दिया था, 2 मिनट गुजर गए, 2 मिनट और वेट करूंगा फिर मैं सॉल्व कर लूंगा। नहीं स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है आयशा, स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है। बस ये ना ऐसा कर्व सरफेस थी, क्या थी, सिलिंड्रिकल सरफेस थी। इसमें यहाँ एक कॉइन ले लिया और इस कॉइन को छोड़ दिया। ऐसी होगा ना सिलेंडर में, अगर मैं कॉइन रख दूं छोड़ दूं तो ये कॉइन स्लाइड करने लगेगा। स्ट्रिंग नहीं है आयशा, ये तो रेडियस है, बस मैंने दिखा दिया है कि ये रेडियस है। और ये कुछ हिंट भी देने की कोशिश करी है मैंने तुम्हें यहाँ से। थीटा गिवन है, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा। समझ का आया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। समझ कुछ ना गड़बड़ जरूर मार। मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं खुश हो जाऊं कि पूरा आ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़े जरूर मारेगा। अब भी गड़बड़ है समझ। अला जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा माइनस, क्या बात है। तला तुम जेई बैच वाले हो ना? यार मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है। तुमने तो मुझे 12th में बहुत रुलाया, सीखता ही रहता था मैं कर लूं। हाँ तला की सही आ रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन चीजें सही आ रही, बिल्कुल सही है ना। अफान तुम भी गलती कर रहे हो जो गलती समझने करी है। एक तो तुम लोग अगर पब्लिकली आंसर करोगे ना तो एक दूसरे के आंसर्स देख भी पाओगे, सब प्राइवेटली कर रहे हो। अफान गड़बड़ कर रहा है, दोबारा सोच क्या गड़बड़।
चलो भाई बहुत हो गया। सुनिए, आप लोग ना अब तक अपनी इंट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग ना अब भी अपनी इंट्यूशन से सॉल्व कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ इंट्यूशंस नहीं काम करती न्यूमेरिकल्स में। स्टेप्स याद रखो। क्या सिखाया था? सबसे पहले सर्कल का सेंटर ढूंढो। ये है ना सिलेंडर, यहाँ छोड़ दिया तो जिस सर्कल जिस सेंटर के अबाउट घूमेगा वो सेंटर ये है ओ। ये सेंटर है तुम्हारे सर्कल का, ये रेडियस है। तो सारी फोर्सेस या तो यार देखो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसे लिख लो, कहीं कहीं लिख लो, कोई बुराई नहीं है। इसको लिख लो कहीं पर ताकि तुम आगे तुम्हें एटलीस्ट स्ट्रैटेजी तो पता हो। तुम तो तुक्के मारते हो, गेस वर्क पे खेलते हो न्यूमेरिकल्स। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सही है यार, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। तो तुम्हें सिखाया था जब सर्कुलर मोशन होगा सेंटर ढूंढ लो, सेंटर रेडियस के अलोंग और रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लो। तो ये जो डायरेक्शन था ये नॉर्मल रिएक्शन है। अरे भाई ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन जाएगा। अब तुमने बताया था सारी फोर्सेस को या और एक वेट इसका नीचे एक्ट करो। मैं ये क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लिया होगा तुम। और क्वेश्चन लिख लेना, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप खुद सॉल्व करते हैं। आपका रिवीजन इन्हीं पे डिपेंड करता है। जो छोटी छोटी चीजें लिखते हैं ना आप क्वेश्चन में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो चीजें आप सीखते हो उसे आप नोट डालकर न्यूमेरिकल में लिख लेते हो। न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आपने कॉपी कर दिया। जो आप गलतियां कर रहे थे, आई एम श्योर आप लोग लिखते होंगे, इतने मेच्योर होंगे कि जो आपकी गलती है उसे आप सॉल्यूशन के साइड में लिखते होंगे ताकि दोबारा आप रिपीट ना करें। सो दिस इज एन। तो मुझे वेक्टर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। चलो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कुछ लोगों के आंसर सही दिख रहे हैं। वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। वेट के कंपोनेंट्स ले लो, mg cos थीटा और mg sin थीटा। मैंने कहा था फ्रिक्शन नेट फोर्स के अगेंस्ट होगी। वजह हॉरिजॉन्टल सरफेस का था यार वो, सॉरी अगर तुम इसमें देख रहे हो। फ्रिक्शन जहां ये इसका जो मोशन होगा ना, जहां नेट मोशन होगा। अब देखो एक चीज और है, वहां चीजें वन डायमेंशनल थी सरफेस पर, इट्स टू डायमेंशनल। तो देखो यहाँ पर नेट फोर्सेस क्या क्या है। एक एन एक्ट कर रहा है, वजह अगर ढंग से देखो, एन कहाँ एक्ट कर रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर। एक ये mg एक्ट कर रहा है, तो अलोंग द सरफेस कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? mg sin थीटा ही तो है। वजह अगर उसी लॉजिक को अप्लाई करना चाह रहे हो और आर्ग्यू करना, अगर तुम सेटिस्फाइड, तुम्हारा लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं होता, मोशन जो है अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता। मोशन कहाँ होगा? अलोंग द सरफेस। तो अलोंग द सरफेस तो सिर्फ वजह mg sin थीटा ही तो एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ वजह टेंजेंशियल फोर्स नेट होगी ना ये। देखो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में ना मुझे टेंजेंशियल पता थी, मुझे पता था ना कि नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है। यहाँ तो नहीं पता, लेकिन यहाँ ये जरूर पता है कि जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स आपको टेंजेंशियल फोर्स देगी। जो टेंजेंशियली नेट फोर्स एक्ट कर रही है ना, जैसे mg sin थीटा माइनस एफ, ये टेंजेंशियल फोर्स देगी। हाँ भाई अब कुछ ठीक लग रहा है फन। अबे फिर एफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, फ्रिक्शन कहाँ से ले आया? अफान इरादे क्या है अभी? फ्रिक्शन दिया थोड़ी ना, मैं तो फ्रिक्शन कैसे लिया है कैलकुलेशन में अपनी। अच्छा अब मुझे कुछ लोग आंसर दो तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं यही रुका रह जाऊंगा आज। मुझे दमन बताए, दमन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन देगा? भाई मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है अफान। दमन मुझे जरा बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगी? कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी? दमन,
दमन से कोई आंसर नहीं है। दीपांशी तुम बताओ, नेट फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? दीपांशी अनम्यूट करो या टाइप करके बताओ, लेकिन माइनस एमजी। दीपांशी को आंसर आता था और दीपांशी का कोई आंसर नहीं है। इसके आंसर्स एम माइनस जी या एम साइन थीटा आता है। नासिर सेंटर तो ये है ना, सेंटर की तरफ क्या क्या एक्ट कर रहा है? एन और एम जी कॉस थीटा। हाँ, एम जी कॉस थीटा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा। सिर्फ एम जी कॉस थीटा नहीं, एन भी तो है। टुवर्ड्स द सेंटर क्या एक्ट कर रहा है? कल ही सिखाया था मैंने ब्रिज वाली प्रॉब्लम, वहां एन माइनस एम जी था या एम जी कॉस थीटा। सो एन माइनस एम जी कॉस थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। नासिर अनम्यूट तब करना जब तुम्हें कुछ बताना हो या पूछना हो। n minus mg cos theta is mv square by r. It's first equation. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन देगा? जो फोर्सेस टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, mg sin theta and f। तो इसको लिख सकते हैं mg sin theta minus friction will provide tangential acceleration. mg sin theta minus friction जो होगा ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, तो टेंजेंशियल फोर्स दे देगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से आप फ्रिक्शन निकाल लीजिए। मुझे तो ये चाहिए ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। एक काम करते हैं, फ्रिक्शन को रख देते हैं म्यू एन, तो ये आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू एन इज m into 8। अब 1 से ना, फ्रॉम 1 से n निकालो, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। समझ लिख लिया करो इन चीजों को ना, लिख लो ताकि ये बार बार रिपीट ना हो। मतलब ये समझो ये तुम्हारा जेई का तीसरा अटेम्प्ट है, बहुत बड़ा मौका मिला है, ये ना अब वेस्ट हो जाए। 4 को 1 में रख देते हैं, नहीं सॉरी 4 को 3 में रख देते हैं। जब 3 में रखोगे तो ये आएगा mg sin थीटा माइनस f। समझ तीसरा है, तीसरा एक तुमने वेस्ट किया। अटेम्प्ट ना करने का मतलब है वेस्ट करना। एक हो जाता अब तक, ये एक मौका मिल गया। सो यहां देखो m सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया g sin थीटा माइनस म्यू v स्क्वायर बाय r प्लस g cos थीटा इज 80। चलो जी, ये था आंसर। एक बस एक आखिर में अफान का आ गया था, अब्बास का सही आ गया था, वरुण का भी नहीं, वरुण ने भी गड़बड़े मारी होगी। नासिर ने भी गड़बड़े मारी हुई है। चलो भाई डाउट्स बताओ। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको 50 करा रहा हूँ एक क्लास के अंदर। इंपॉर्टेंट ये है कि जो करा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसे करना है कि आप अगले न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाए। जितिन, दमन, रजा, सना, शगुन, थर्ड इक्वेशन नहीं आई। ओके सर देखो देखो देखो, ये जो इक्वेशन थी ना वरुण, इसी इक्वेशन में f की जगह मैंने म्यू एन रख दिया, बस इतना काम करा वरुण, सिर्फ इतना काम किया, इस इक्वेशन में f की जगह म्यू एन। हाँ हाँ नासिर बोलो, सुन रहा हूँ।
या नासिर तुम्हारा नेटवर्क बिल्कुल उड़ गया, टाइप ही करना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। डायग्राम देखिए, ये आपको ना एक सिलेंडर दिया है, मेरे पास सिलेंडर था जैसे ये है मेरे पास, कल से पड़ा हुआ है, इसे समझ लो, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक। ये जो पोर्शन है ना सिलेंडर का, कर्व सरफेस, इस सरफेस पर रख दिया मैंने कॉइन, तो ये कॉइन ऐसे स्लाइड करेगा। अगर ये कॉइन रख दिया स्लाइड करेगा ना, कॉइन अंदर रख दूंगा तो स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर यहाँ कॉइन रख दिया, कॉइन पर फोर्सेस देखो क्या क्या एक्ट कर रही है। कॉइन पर नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा, नॉर्मली एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सिलेंडर की ज्योमेट्री पर आ जाओ। सिलेंडर की ज्योमेट्री कहती है कि हर नॉर्मल सेंटर से पास होगा। तो अगर ये वाली कर्व सरफेस है ना, इस पर नॉर्मल ड्रॉप करूंगा तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, सेंटर से पास करेगा सारे नॉर्मल, तो नॉर्मल को मैंने सेंटर से पास करा दिया। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर गया। अब अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। वेट के आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं, इट्स mg cos थीटा। तो देखो पहले कंपोनेंट तो बाद में लेंगे। तो ये नॉर्मली एक्शन आ गया, सरफेस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा। अगर ये परेशानी है कि सेंटर से क्यों पास करेगा, तो सिलेंडर की ज्योमेट्री यूज करो। सिलेंडर में कहीं भी नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो वो सेंटर से पास करेगा। ये नॉर्मली एक्शन आ गया। और क्या एक्ट करेगा, देखो वेट एक्ट करेगा नीचे mg। इसकी टेंडेंसी होगी टेंजेंशियली स्लाइड कर जाने की, तो फ्रिक्शन मोशन की टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये फ्रिक्शन हो गया। mg के कंपोनेंट्स ले सकते हो कि mg cos थीटा हो गया, एक mg sin थीटा, ये फोर्सेस आ गई। अब आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं n माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करे ना, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। फिर फोर्स को मैंने म्यू एन रख दिया, फ्रिक्शन होता है ना म्यू इनटू नॉर्मली एक्शन, ये रख दिया। नॉर्मली एक्शन चाहिए था, यहां से कैलकुलेट कर लिया। ज्यादातर लोग यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। इस n की वैल्यू को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। सलील अब हुआ? वरुण? यस सर। नासिर मुझे तुम्हारी आवाज तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। चलो जी, अब ये हो गया होगा। थैंक यू सर। अब इसको क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए। अब इसके बाद सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक सेक्शन बचता है, दैट इज सेफ टर्न। देखो सेफ टर्न का लॉजिक क्या है। अगर एक कार स्ट्रेट ट्रैक पे चले तो फर्क समझना है स्ट्रेट ट्रैक में और सर्कुलर ट्रैक में। छोटा सा टॉपिक है। अगर एक ट्रैक है जो कि स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ट्रैक, अरे ये एक ट्रैक है जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ट्रैक है। अगर एक कार और कोई ब्लॉक, मान लो भाई कार तो मुझसे ड्रॉ होगी नहीं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस स्ट्रेट ट्रैक पर स्लाइड कर रहा है, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन है, अगर रफ है तो यहाँ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, स्लाइड होगी। लेकिन अगर इसी ट्रैक को मैं थोड़ा सा कर्व कर दूं, अरे चलो एक चीज और सीख लो, एक चीज और सीख लो, चलो ये ऐसे जा रहा है। अब अगर ये ब्लॉक इस सर्कुलर ट्रैक पर आ गया, ये जो ब्लॉक था इसको मैंने सर्कुलर ट्रैक पे ला दिया। अब तुम्हें ये सोचना है कौन कौन फोर्सेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये ब्लॉक था, ये ऐसे जा रहा है। अभी मैं स्लाइड ले रहा हूँ, रोल नहीं करा रहा। अभी मैं रोल कराऊंगा तो फिर कहानी और बदलेगी। तो भाई एक तो आपने इधर स्लाइड करा, स्लाइड कराने के लिए फोर्स चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये स्लाइड कर रहा है, फर्क दिखना है तुम्हें। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से चीजों को वेरी कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए
कि स्लाइडिंग और रोलिंग में फंडामेंटल डिफरेंस क्या आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही आप इसे स्लाइड कराओगे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जाएगा। अब सर्कुलर टर्न आ गया, सर्कुलर टर्न की वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी। पहले नहीं थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब आ जाएगी, क्योंकि सर्कुलर टर्न। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी कि ब्लॉक ऐसे चला जाए, ऐसे लेकर जाना चाहिए, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो क्या होगा, अब देखो ब्लॉक का स्लाइडिंग दो तरह से हो रहा है, ब्लॉक इधर भी स्लाइड कर रहा है और ब्लॉक इधर भी स्लाइड कर, इसको बहुत ढंग से देखना वरना परेशान रहोगे। इधर भी मोशन है ब्लॉक का और ब्लॉक का मोशन इधर भी, दो फ्रिक्शंस आएंगी, एक फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रही होगी, एक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। ये फ्रिक्शन किसे बैलेंस कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल। अगर ये बाहर नहीं निकलता है, घूमता रहता है सर्कुलर ट्रैक पर, तो एक फ्रिक्शन होगी जो सेंट्रीफ्यूगल को, इसको कहता हूं फ्रिक्शन 1, इसे कहता हूं मैं फ्रिक्शन 2। फ्रिक्शन 2 सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगी, फ्रिक्शन 2 will balance centrifugal। हाँ उसी से कनेक्ट कर दूंगा वरुण, लेकिन अभी जरा कुछ चीजें समझने की कोशिश की। फ्रिक्शन 2 सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर डाली। तो स्ट्रेट रोड में और सर्कुलर टर्न में क्या क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस काम करती है, दूसरा डिफरेंस है मोशन की टेंडेंसी दो डायरेक्शंस में हो जाती है, मोशन फॉरवर्ड भी होगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंटर से अभी भी जाएगा, ये दो मोशंस हो सकते हैं। अभी लेकिन मैं स्लाइडिंग ले रहा था, भाई ये बताओ ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? फॉर्मूला रटवाना आसान होगा मेरे लिए, बस फॉर्मूला रटवाना नहीं चाह रहा, चाह रहा हूं कुछ चीजें आप खुद सोचें कि कितनी फोर्सेस कितने मोशंस हो सकते हैं। चलिए एक चीज और सोचते हैं, अब मैं कार ले लेता हूं, कार बनानी पड़ेगी। तो जब मैं कार को बनाऊंगा, ये कार भाई मान लो ये कार है, कैसे इसको मूव करूंगा, मान लो ये कार है, इसके टायर अंदर होने चाहिए थे, टायर बाहर निकल रहे हैं, और ये जो टायर अलमास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसलिए होगी ना क्योंकि ये सर्कुलर टर्न पर है, जैसे ही सर्कुलर टर्न आया तो सेंट्रीफ्यूगल तो काम करेगी करेगी। अलमास क्लियर है, जैसे ही सर्कुलर टर्न पर आया सेंट्रीफ्यूगल तो काम करेगी करेगी, सेंट्रीफ्यूगल से तो आप बच ही नहीं सकते। सर्कुलर टर्न अगर एक चीज सर्कुलर टर्न पर आ जाए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है नॉन इनर्शियल होगी। सर्कुलर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पूरा रोटेट ही करता है, अगर ऐसे भी का सर्कुलर टर्न पर आ गया, ये यहां भी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई, इज अ नॉन इनर्शियल फ्लो। फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन सर में नहीं हमने होगी। दो फ्रिक्शंस क्यों लिए सर, इसमें एक बार फिर से बता दीजिए। क्योंकि यहाँ दो तरह के मोशंस आ रहे हैं। टेंजेंशियल है ना सलमान, देखो ये वाला जो फ्रिक्शन है ये तो सर्कुलर ट्रैक पर हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा, ये टेंजेंशियल है जैसे तुम कह रहे हो। तो देखो वरुण दो फ्रिक्शन कैसे हैं, ये ब्लॉक है, ये फॉरवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो जो फॉरवर्ड मोशन है उसे अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा जिसे हम टेंजेंशियल फ्रिक्शन कहते हैं। देख रहे ना सलमान, ये आगे लेकर जा रहे हो उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जिसे हम टेंजेंशियल फ्रिक्शन कहते हैं। और सर्कुलर ट्रैक की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी बाहर चला जाए, तो इस ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में भी होगा, मतलब ये इधर भी स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्री आ जाएगा, दूसरा फ्रिक्शन आ जाएगा, तो इसलिए दो फ्रिक्शन। ओके सर, यस सर। भाई और बताओ इसमें कोई डाउट है? इसमें धीरे धीरे मैं चीजें ऐड करता चला जाऊं, और कोई डाउट नहीं है। ओके
अच्छा सर, एक चीज और हाँ सर, इसमें हम लोग कार चला रहे हैं तो वो स्लाइडिंग कैसे उसमें ले सकते हैं सर? हाँ, मैं अभी तो मैं कार पर आया नहीं था, इसलिए मैंने कार नहीं बनाई। मैं तो बता रहा था स्लाइडिंग होगा तो क्या होगा। अब हम कार को लेकर आते हैं, कार रोल कर रही है, ओके सर। कार में टायर लगा दिए, कार रोल कर रही है। अब जब ये स्ट्रेट ट्रैक पे रोल करेगी तो बैकवर्ड जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट्स रोलिंग फ्रिक्शन है। भाई आगे अगर रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा दैट्स रोलिंग फ्रिक्शन, और एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। कुछ नहीं होता रोलिंग फ्रिक्शन, इट्स नेग्लिजिबल। इसको थोड़ा सा कर्व पाथ पे लेकर जाते हैं, फिर कार बनाते हैं। अब ये जो कार होगी, देखो अब इसमें इस डायरेक्शन में तो ये रोल करेगी, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, भाई वो रोलिंग फ्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, वो रोलिंग फ्रिक्शन तो ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन यहां से अवे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगी बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो टूवर्ड्स द सेंटर एक फ्रिक्शन तो काम कर ही रहा होगा। अब देखो टायर दोनों डायरेक्शन में नहीं रोल कर सकते भाई, टायर में तो ऐसा होगा, अगर ये टायर है तो ये ऐसे तो रोल करेगा, लेकिन इधर लेकर जाऊंगा तब तो स्लाइड करेगा। तो होगा यही, सर्कुलर टर्न पे ऐसे रोल कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करेगी इधर चला जाए, तो इस तरफ जो मोशन होगा दैट स्लाइडिंग मोशन, ये आगे आगे रोल करते करते इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले इतनी कहानी बताओ, ये कहानी समझ में आया ना? लास्ट वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। दोबारा मोटा बिग बार बोलना है। लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला देखो सलमान, रोलिंग फ्रिक्शन, अगर एक बॉडी रोल कर रही है ना, तो रोल कराने में तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। एक ब्लॉक लो, उसको स्लाइड करने की कोशिश करो, उसी को तुम सर्कुलर बना दो और उसे रोल कराओ, फ्रिक्शन तो बहुत कम हो जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट, सर रोलिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल होता है सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत। इसीलिए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है दैट इज व्हील। सबसे बड़ा इन्वेंशन व्हील का इन्वेंशन है। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो एक तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, और मोटप ने कहा था एक बार और, तो देखो ये सर्कुलर टर्न है, ये कार इस डायरेक्शन में रोल कर रही है आगे जाके, बैकवर्ड डायरेक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बट एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर देखना चाहते हो ना रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कितना डिफरेंस होता है, कार या बाइक लो, उसके ब्रेक लगा दो और उसे धक्का देने की कोशिश करो, तो तुम ब्रेक लगा दोगे तो टायर रोल नहीं करेंगे, टायर स्लाइड करेंगे। करके देखो, उसे पता चल जाएगा रोलिंग में और स्लाइडिंग में कितना फर्क है। रोलिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखो मोटा, ये आगे जा रही है कार, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा विच इज ऑलमोस्ट जीरो। अब सर्कुलर टर्न की वजह से इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और काम करेगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे अवे फ्रॉम द सेंटर लेकर जाने की कोशिश करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यही करती है ना, सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करती है। तो टुवर्ड्स द सेंटर एक और फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जिसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर जाता है तो बहुत बढ़िया, सर्कुलर टर्न पर आ जाएगी। नहीं कर पाता तो बाहर निकल जाएगी। अब आपको कैलकुलेट करना क्या होगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। आपको कैलकुलेट करना होगा वो वेलोसिटी जिसे आप सेफ लिमिट कहोगे। सो इन वन लाइन सेफ लिमिट मींस वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी या इक्वल होगी फ्रिक्शन के। सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तो समझ रहे हो क्या होगा, ये कार बाहर चली जाएगी, स्किड कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगी, ये कुछ ऐसा है कि एक राइड है घूम रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, बेल्ट लगी हुई है, जो बेल्ट बहुत वीक है, अगर बहुत तेजी से राइड घूमी और बेल्ट टूट गए तो आप बाहर की तरफ जाके गिरोगे। वही चीज इस कार के साथ होगी अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस ना कर पाए। टॉपल की कहानी बिल्कुल अलग है वजह। टॉपल डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से मैं ऐड कर पाऊंगा, कनेक्ट कर पाऊंगा, अभी तो नहीं।
टॉपलिंग इसमें मैं नहीं करा पाऊंगा, टॉपलिंग तो फिर मैं टॉप में कराऊंगा, वो दोनों टायर्स के बीच के सेपरेशन पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सर इसमें हाइट से भी तो फर्क पड़ेगा ना कार की, जैसे कोई ट्रक होगी और कोई कार होगी, वो अलग अलग मतलब सेम वेलोसिटी पे ट्रक पहले पलट सकता है हाइट की वजह से अपने। वो जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना वजाहत ने टॉपलिंग, वो यस सर। टॉपल का केस है, बट फिलहाल हम ट्रक और कार दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं, वो हाइट हम कंसीडर नहीं कर रहे। ओके वहाँ सर। ना फिर रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं टॉपलिंग। चलो जी, आज मैं थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करूंगा, अभी इतना लिख लो। कैलकुलेशन टफ नहीं है, लेकिन इसका विजुअलाइजेशन टफ था कि आपको समझ में आए कि हम जो करने वाले हैं वो है क्या, कहाँ रोलिंग है कहाँ स्लाइडिंग है। इतना हो जाए, लिख लो इसे, अपनी लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐड कर लो, फिर रब करते हैं इसे। जसराज, दोनों टायर्स पे अलग लगेगा फोर्स। हाँ जसराज, अलग लगेगा, लेकिन हमने एक एवरेज फोर्स लेके चलते हैं। मैंने जैसे कहा ना, इस कार को है तो बड़ी कार, सेपरेशन भी होगा, उसको हम एक पॉइंट मास मानकर सॉल्व करेंगे। जब आप दोनों टायर्स को अलग अलग लेंगे तो टॉपलिंग और ऐड हो जाएगा। मैं इतना बता दूं, मुझे इतना हो जाए, रब कर देते हैं इसे। तो इसमें हमें सेफ लिमिट कैलकुलेट करनी है। सेफ लिमिट सबके समझ में आ गया। अगर कार अपनी सेफ लिमिट को क्रॉस करेगी सर्कुलर टर्न पर तो स्किड हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। सो पहला आता है बेंडिंग ऑफ रोड। अब आप लोगों के लिए आसान है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई हैं और कुछ नहीं। बेंडिंग ऑफ रोड, या आपने एक सर्कुलर टर्न ले लिया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न इज आर, सेंटर से ले रहा हूं, एवरेज रेडियस आर। एक कार है, सर्कुलर टर्न पे मूव कर रही है, तो कार पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कोशिश करेगी कि कार बाहर निकल जाए, और एक आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर। एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। सो कार सेफ टर्न कब लेगी? फॉर सेफ टर्न, देखो सेफ टर्न तो तभी ले पाएगी जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन से बैलेंस्ड हो जाए। तो आप लिख सकते हो सेफ टर्न के लिए F centrifugal is less than or equal to F friction। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल को लिख देता हूँ mv square by r is less than or equal to frictional force which is mu m। m ने m कैंसिल कर दिया, v square is less than or equal to mu r, तो v is less than or equal to root over mu r। तो जब तक वेलोसिटी इससे कम है, r is radius, तो रेडियस मैंने स्मॉल लिखा है, यहाँ भी स्मॉल कर दिया। The radius of the track is, so for a safe turn velocity root over mu rg से कम होनी चाहिए। वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, that maximum value is root over mu rg। तो यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, म्यू को tan थीटा लिख सकते हैं, या थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो लिख सकते हैं। यहाँ बैंकिंग तो नहीं हुई वजह, अगर थीटा आप कह रहे हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू को आप लिख सकते हैं। वो तो सरफेस के लिए फिक्स्ड होता है, आप जहां से चाहें वहां से कैलकुलेट करें। तो मैक्सिमम वैल्यू है ये, दिस इज सेफ लिमिट। सर ये म्यू कोएफिशिएंट उसका है ना जो फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रही है? हाँ, सरफेस के बीच कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। ओके सर। नहीं अभी रोड बैंक नहीं किया, अभी बैंकिंग नहीं करी, तो बेंडिंग है। सो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एग्जांपल देखो इसके ऊपर, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक रोड है 10 मीटर का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, बताओ रोड के लिए सेफ लिमिट क्या होगी? सेफ लिमिट का क्या मतलब है? आप कार को किस स्पीड से लेकर जाओ कि वो स्किड ना करे। सो म्यू है 0.4, आर की वैल्यू रख दो, आर कितना दिया है 10, जी की वैल्यू रख दो 10, वी मैक्स आ गया रूट ओवर 40। तो रूट ओवर 40 का क्या मतलब है? 6 7 7 49, 6.3 के आसपास आ जाएगा।
वी मैक्स इतना है कि कार को अगर आप 6.3 तक की वेलोसिटी से लेकर आओगे तो फिर ये कार स्किड नहीं करेगी। 6.3 से ज्यादा आपने वेलोसिटी दे दी तो कार स्किड कर जाएगी। कार स्किड करने का क्या मतलब है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज और याद रखिएगा, फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल। फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल। आप फ्रिक्शन पर रिलाय नहीं कर सकते। रीजन ये, मान लो किसी दिन बारिश हो गई, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। रोड गली अगर वेट हो गई, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से सेफ लिमिट कम हो जाएगी। मान लो किसी जगह फ्रिक्शन 0.4 था, एक दिन बारिश हो जाती है, फ्रिक्शन 0.4 से कम हो गया 0.2 हो गया, सेफ लिमिट कम हो जाएगी। सेफ लिमिट कम होने का मतलब है, ऐसा हो सकता है एक कार जो रोज उस सर्कुलर ट्रैक पर 6.3 की स्पीड से आती थी, वो एक दिन 6.3 से आती है और स्किड कर जाती है। रीजन क्या होगा भाई? फ्रिक्शन कम होकर मान लो म्यू 0.2 हो गया, तब तो सेफ लिमिट कम हो गई, √20 हो गई। √20 कितना होता है? 4.2 के आसपास। तो जो कार हमेशा 6.3 से आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आज 6.3 से आएगी तो स्किड कर जाएगी। तो फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है और फ्रिक्शन पर आप नहीं रह सकते, रिलाय कर सकते। लेकिन आपको तो चाहिए ना कुछ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपकी बैलेंस करे। इसको जो जिसको मैं कह रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करे, उसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने आपको कई बार कराया है, ऑल्टरनेट कैलकुलेशन आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी दैट्स लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी वो फ्रिक्शन से कम होगी या फ्रिक्शन की इक्वल हो जाएगी। दोनों तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, रिजल्ट सेम। सो अभी तक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन ऑफर कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ऑफर कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ लोड। बैंकिंग ऑफ लोड में क्या करते हैं? ये था ना ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक को उठा देते हैं। एक सेकंड बस, सर्कुलर ट्रैक को उठा देते हैं, सर्कुलर ट्रैक को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, लाइक ये ट्रैक था ऐसे कर दिया, इसे कहते हैं बैंकिंग। सर्कुलर टर्न आएगा, इसे बैंक कर देते हैं, आउटर एज उठा देते हैं। बैंकिंग से फायदा ये होता है कि फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देने में, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, अब बताइए तो कुछ सर जो आपने F सेंट्रीपिटल इज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन लिखा है सर, उसका मतलब बता दीजिएगा। अच्छा, ये तो हम करते हुए आ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायरमेंट। कौन फुलफिल कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। सप्लाई, तो रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सप्लाई। दोनों तरह से सिखाया ना, सेंट्रीफ्यूगल से भी आप कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हैं। सर्कुलर टर्न पर आने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देगा, सर्कुलर टर्न नहीं आएगा। ये कराया था ना मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है जो कि सप्लाई से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यस सर, यस सर। बस ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर बैंकिंग देखते हैं। थोड़ा सा आज एक्सटेंड होगा, बस बैंकिंग लास्ट टॉपिक है। लेकिन किसी बुक से जरूर पढ़िएगा, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई एक बुक जरूर होनी चाहिए आपके पास पढ़ने के लिए। नहीं, अब कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कल क्या है, थर्सडे ना, थर्सडे और फ्राइडे सर फ्लूइड करेंगे। या मेरा बहुत ज्यादा बचा नहीं है, सॉलिड बचा है मेरा और रोटेशन बचा। सॉरी, सॉलिड कह रहा हूँ, वर्क एनर्जी इन पावर एंड रोटेशन। वर्क एनर्जी इन पावर छोटा टॉपिक है, सिर्फ एक मेजर रोटेशन। मेरे पास टाइम है, पूरा जून है। सर वाला पोर्शन है फ्लूइड और इलेक्ट्रोस्टैट का, वो थोड़ा ज्यादा है। और तुम्हें समझ इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में इशू नहीं आना चाहता। अच्छा, डीपीपी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, मैं डीपीपी अपडेट करा दूँ। इसे रब करते हैं। अब देखिए बैंकिंग ऑफ लोड, नासिर समझ में आए? यस सर। बाउंस तो नहीं कर रहा ऊपर से? नो सर। पक्का? सोचने पे मैं क्वेश्चन पूछने पर आ जाऊंगा। नहीं यार भाई, 2 डीपीपी में अपडेट कर दूंगा। एक डीपीपी में अपडेट कर दूंगा आपका लॉस ऑफ मोशन का, क्योंकि लॉस ऑफ मोशन खत्म है, मेन और एडवांस वाला दोनों।
दूसरा फ्लूइड का डीपी भी अपडेट कर दूंगा, सर से पूछ लेता हूँ कि कितना करा दिया उन्होंने। तो देखो भाई ये सर्कुलर टर्न था, पहले फ्लैट था, सर कौन अब मैंने उठा दिया इसे। ये एंगल है थीटा, ये कार है, ये कार जा रही है सर। दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। अभी तक हमने जब देखा था तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन था जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था। अब मुझे देखना है कि फ्रिक्शन के अलावा और क्या क्या हो सकता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे। वैसे तो इसके फाइनल आंसर से भी काम चल जाएगा, बट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये कैलकुलेशन क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। एक तो इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड्स जो इसका वेट है, एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा यहाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन इसलिए नीचे एक्ट करेगा। ये सेंटर है आपके ट्रैक का, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। ये रेडियस वाली लाइन है, ये है रेडियस। सो भाई हर फोर्स जो होनी चाहिए वो रेडियस के अलोंग होनी चाहिए। दिस थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। भाई देखो हर हिल स्टेशन में जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं ना, बाहर पीछे से उठे हुए होते हैं, दैट इज बैंकिंग। ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता जैसे जैसे आप सर्कुलर टर्न लोगे वो ऐसे उठे हुए होते हैं। नहीं तो ये जितने भी रेसिंग ट्रैक्स होते हैं सब ऐसे उठे होते हैं, सब बैंक होते हैं। तो बैंकिंग से क्या फर्क पड़ेगा, ये थीटा तो भाई ये भी तुम्हारा थीटा चला गया, ये एफ था, ये एफ कॉस थीटा आ गया, ये नीचे एफ साइन थीटा आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये देखो ये थीटा तो ये भी थीटा आ गया, ये एन कॉस थीटा आ गया, यहाँ कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा आ गया। जरा सा जल्दी से देख कर बता दो इसमें से कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, कौन कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं? सर एफ cos थीटा एन sin थीटा। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा plus n sin theta will provide centripetal force which is mv squared by r. That's first equation. n cos theta f sin theta और mg को बैलेंस कर जाएगा, तो आप लिख सकते हो f sin theta plus mg, ये बैलेंस्ड हो जाएगा n cos theta से। या ना इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, n cos थीटा हो जाएगा mg प्लस f sin थीटा। इसको यहाँ ले आओ, सो दिस इज n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। देखो डेरिवेशन कराने का रीजन है, ऐसा हो सकता है कि कार की टेंडेंसी ऊपर जाने की ना हो, कार नीचे स्लाइड कर रही, तो थोड़ा सा डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। सो अब आप f को लिख सकते हो, सर क्या मतलब लास्ट स्टेटमेंट सर एक बार रिपीट करना। कार में कह रहा हूँ ना कि ऊपर जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ऐसा हो सकता है कि कार का वेट ज्यादा हो, कार ऊपर ना जा रही हो, कार नीचे आ रही हो। कार की टेंडेंसी अगर नीचे आने की है तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे सर, नहीं ऊपर जाएगा सर, मोशन के फ्रिक्शन ऊपर जाएगा। अब आंसर आर रेडियस बैंकिंग से है या फिर हॉरिजॉन्टली? आर रेडियस बैंकिंग से, बैंकिंग के सेंटर से। सो जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 by 1, so you will get n cos theta minus f sin theta divided by n sin theta plus f cos theta is mg divided by mv square by r। ये कैंसिल हो गया, f को म्यू n लिख दीजिए। तो जब आप फ्रिक्शन को म्यू n लिख दोगे, सो ये आ जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा डिवाइडेड बाय n sin थीटा म्यू n cos थीटा is g r by v square।
तो देखिए n n n n कैंसिल हो गया, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, मुझे v चाहिए ना, तो ये आ गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा by cos theta minus mu sin theta is v square by rg। एक काम और कर दीजिए, इस पूरे को cos theta से डिवाइड कर दीजिए, तो sin theta by cos theta plus mu cos theta by cos theta, cos theta by cos theta minus mu sin theta by cos theta is v square by rg। cos theta से cos theta गया, so you have tan theta plus mu by 1 minus mu tan theta is v square by rg। तो यहाँ से आप v निकाल सकते हो, जब आप v क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे तो आपको v आ जाएगा rg tan theta plus mu by 1 minus mu tan theta और इस पूरे की पावर हाफ, इसके बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया ऊपर। चलो जी इसे लिख लो। अब ये सेफ लिमिट होगी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी चाहिए होगी, इतनी हो सकती है जब तक ये सर्कुलर टर्न पे चला जाए। सर अगर जैसे कई बार होता है रेसेस में, अगर कोई कार एक दूसरे को टक्कर मार दे तो वो बैंक्ड रोड पे भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो सर इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट किया तो ये भी सेफ लिमिट चेंज हो सकती है। हाँ, ये तो तब है जब आपका कोई कोलिजन नहीं हो रहा। यस सर। तब है जब कोलिजन नहीं। हाँ समझ, क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर, इसके आगे कुछ नहीं कराना। भाई इसके बाद का आपका काम है, जो मैं डीपीपी अपडेट कर रहा हूँ, आज शाम तक डीपीपी अपडेट हो जाएंगे, वो डीपीपी वर्कआउट करो, और जो नीट वाले वो एटलीस्ट एसएल करो। वैसे बेटर होगा वो जो डीपीपी है, वो मेंस वाले जो डीपीपी हैं वो एटलीस्ट नीट वाले बच्चे भी किया करें, और एडवांस वाले तो खैर सिर्फ जेई वालों के लिए, लेकिन एसएल जो मैंने सबको भेजी हुई है, नीट वाले एटलीस्ट एसएल पूरी वर्कआउट करो, एसएल और एनसीईआरटी नीट वाले। अलमास डीपीपी के लिए ना क्रैश कोर्स वाला एक बैच है, उसमें अकाउंट बना लो, उसमें मिल जाएगा। क्रैश कोर्स वाले बैच में पढ़ोगे, वहां अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीपीपी में फ्राइडे देखता हूँ, फ्राइडे शायद मैं डिस्कस कर लूँ, सर से देख लेता हूँ, सर का अगर हो जाएगा 2 दिन में, फ्राइडे में डिस्कस कर दूँ। आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए। चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं।